हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब मस्त। तो भाई बच्चों, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। आज अपना जो लेक्चर है किनेमेटिक्स का, उसको पढ़ना है। होमवर्क मैंने आपको दिया था। होप सब लोग करके लाए होंगे ना। सारे करके ले ही आए होंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं यार, है ना। ज्यादा आपको दो फॉर्मूलाज थे, वो दोनों फॉर्मूलाज बता दिए थे और आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है ना। क्वेश्चन ये था ए से बी, ए से डी, ए से ए। चलो ये वाला शायद मैंने नहीं लिखा था, तो ए से ए वाला भी आपको देखना था, है ना। करके लाए हो? वेरी गुड। चलिए, तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि दूरी के लिए आप लोग एक सूत्र काम में ले लोगे। दूरी बराबर आपका रेडियस इंटू एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। और विस्थापन नहीं, विस्थापन का परिमाण, विस्थापन नहीं, विस्थापन का परिमाण, है ना। विस्थापन का परिमाण, और मैं क्लियर लिखता हूं क्वेश्चन में, है ना, क्लियर लिखा हुआ है विस्थापन का परिमाण। तो उसका कल मैंने आपको सूत्र बता दिया था कि 2r साइन थीटा बटा में 2 लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ए से बी तक। हाँ, करके लाए ना, वेरी गुड, करके तो लाए ही हो। ए से बी तक, तो ए से बी तक आप देखोगे कि यार सर ये थीटा जो है वो तो मेरे को 90 डिग्री जैसा दिख रहा है। कल आपको समझाया 90 डिग्री को क्या लिखना है, पाई/2। बड़े हो गए हो, बिल्कुल। तो पहले क्वेश्चन का दूरी का आंसर क्या आएगा? तो सर दूरी का आएगा आर इंटू थीटा। तो आर किस गए आर, थीटा किस गए पाई/2। तो आपका आंसर आ गया πr/2। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बात नंबर 2, विस्थापन का परिमाण। क्लियर लिख रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं विस्थापन का परिमाण। तो विस्थापन का परिमाण क्या लिखोगे? 2r साइन θ/2। तो सर थीटा तो π/2 है, उसका भी आधा कर देंगे तो π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब बालको 1/√2। तो ये 2r था, बिल्कुल, गुणा कर दिया 1/√2 से, तो ऊपर वाला कट हो गया, आपका आंसर आ गया √2r। क्या आ गया? √2r। बिल्कुल सही बात। दूसरा क्वेश्चन, है ना, दूसरा क्वेश्चन लाइन वाइज चलते रहना है। होमवर्क के क्वेश्चन एक बार ही डिस्कस किए जाएंगे ना। दूसरा, थीटा ए से सी तक आना। तो ए से सी तक अगर आप आओगे दूसरे में, ए से सी तक, ठीक है। तो ए से सी तक सर ये हो गया 90 और ये 90, तो 90 और 90 टोटल हो जाते हैं 100, 180, है ना, 100 नहीं होते, सॉरी, 90 और 90 हो जाते हैं 180। 180 को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। तो थीटा बराबर हो गया सर पाई। तो दूरी का सूत्र क्या आ गया? तो दूरी बराबर आपका हो गया सीधा सा आर इंटू थीटा। तो अब आर गुणा में पाई, या पाई आर लिख दो या आर पाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, विस्थापन, विस्थापन का हो जाएगा आपका 2r साइन θ/2 यानी π/2। π/2 यानी बच्चों 90 डिग्री। 90 का उत्तर 1, तो साइन 90 का आंसर 1 होता है, तो इसका विस्थापन हो जाएगा आपका 2r। क्या हो जाएगा? 2r। हाँ ना, बोलो भाई, क्लियर है ना, एकदम बच्चों वाली बातें हैं। तो आपका पहला और दूसरा तो हो गया। अब ऐसे ही तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे। सब लोग सही सही आंसर दे रहे हैं, तो लग रहा है कि भाई सब लोगों ने किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन पहले एक और बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं आपका, ओके, अब एक यहां पर बात कर लेते हैं कि सर ए से सी, ए से तीसरा, ए से डी, ये ए है, ये डी है। टोटल कितना एंगल हो गया? तो सर ये 90 90 90 टोटल हो गया 270। कितना हो गया? 270। 270 को थीटा में क्या लिख देंगे सर? 3 गुणा में 90 यानी 3π/2। तो दूरी क्या हो जाएगा बच्चों? तो दूरी हो जाएगा आपका सीधा सा सर r गुणा में 3π/2, r गुणा में 3π/2। अच्छा, विस्थापन का परिमाण क्या हो जाएगा सर? विस्थापन का परिमाण हो जाएगा 2r साइन 270 बटा में 2 हो जाता है आपका 135। 270 बटा में 2 क्या हो जाता है बच्चों? 135। बिल्कुल सही बात है। और साइन 135 डिग्री पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल सर, साइन 135 डिग्री पॉजिटिव ही होता है। तो डेल्टा आर यानी विस्थापन का परिमाण बराबर 2r साइन 135 को आप लिख दोगे 90 + 45, तो क्या बन जाएगा? cos 45। क्या बन जाएगा? cos 45। तो cos 45 1/√2 हो जाएगा, और आपका 2r गुणा में 1/√2। ओके बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका √2r। क्या हो जाएगा? √2r। क्लियर सी कहानी है। चौथा,
ए टू ए घूम फिर के वहीं आ गए, ए टू ए घूम फिर के कहां आ गए, वहीं आ गए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कहां गड़बड़ कर दी, हाँ 2R कर दिया ना, ये देखो ए टू ए, तो ए टू ए में घूम फिर के वहीं आ गए, तो सर पूरा चक्कर काट लिया, पूरा चक्कर काट लिया, तो थीटा बराबर क्या हो गया 2 पाए, थीटा बराबर 2 पाए, हाँ जी। तो दूरी कितनी हो गई सर, दूरी हो जाएगी आपकी r इंटू 2 पाए, तो भैया पूरा चक्कर काट लिया तो वैसे भी जानते हैं कितना होता है सर 2 पाई r, अरे पूरा चक्कर काट लिया तो वैसे भी जानते हैं क्या होता है 2 पाए r, बिल्कुल। और विस्थापन सर, विस्थापन जो है वो आपका 2r साइन 2 पाई का आधा पाई, तो भैया साइन पाई साइन 0, ये तो आंसर 0 होते हैं तो 0 आएगा, और है भी यहां से चले घूम फिर के यहीं आ गए तो विस्थापन 0 ही होना है भाई, ठीक है ना, यहां से चले और घूम फिर के यहीं आ गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया है, क्यों, क्योंकि बहुत इजी था, आपको सिर्फ ये बोला था कि डेटा पुट करो और आंसर निकालो, ये 2 सूत्र आपको मैंने बता के भेजा था कि बेटा ये काम करना है, इस रास्ते पर चलना है, आपको सिर्फ इस रास्ते पर चलना था और कुछ नहीं करना था। हाँ भाई बिल्कुल, आंसर जो है वो आपका आ गया है, क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सबका सही आंसर आया है, हाँ भाई क्लियर है। और टाइम पे आ जाया करो 12 बजे क्लास में, एक तो लेट आते ऊपर से पूछते कितना पढ़ दिया सर, कितना पढ़ दिया सर, कितना पढ़ दिया, अरे देख लो कितना पढ़ दिया पीछे से, 2 मिनट 3 मिनट कितना टाइम हुआ, दिख नहीं रहा। क्लियर, ओके भाई ओके। थीटा भाई, थीटा थीटा कैसे निकाला, ये भी एक गजब बात है, थीटा कैसे निकाला, तो ये यहां से यहां थीटा कितना है 90, ये 180, ये 270 और ये 360, टोटल घुमा दिया तो 90 90 90 90 के 4 टुकड़े होते हैं तो 90 पूरा 180, यहां तक 270 और यहां तक 360, नो दिक्कत सर, बिल्कुल। चलिए आगे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन है XY में निम्न चित्र में दूरी तथा विस्थापन का परिमाण ज्ञात करो, कि निम्न चित्र में दूरी तथा विस्थापन का परिमाण ज्ञात करो। ओके, तो भाई बात को सुनिएगा, ये यहां से चला एक कण, ये ऐसे जाते हुए ऐसे आ गया, ठीक है, और ये जो है आपको बोला कि ये यहां तक पहुंच गया, ये डायरेक्ट आपको ऐसा दिखाया गया है कि भाई ये वाला तो आप चाहो तो हटा ही दो, है ना, ये लाइन आप एक बार के लिए हटा दो, चाहे बाद में बनाएंगे, ये बस यहां तक ये क्वेश्चन है ना। चलिए भाई बच्चों बताइए, कहानी कुछ ऐसे है, देखिए बस ठीक है मनीष, पक्का करवा दूंगा बेटा, ओके। देखिए ये XY तल है बच्चों, और इस XY तल में यहां पर 0,0 से एक बालक है वो चलना शुरू करता है, वो बालक ऐसे घूमता 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 पहले तो यहां पर आ जाता है, सिर्फ XY तल में है, मैं पूरा लिख देता हूं, Z में नहीं जा रहा है, सिर्फ XY तल में है, कहानी जो है वो अपनी किस में है XY तल में है। तो चलिए भाई XY तल में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भाई ये XY तल में है, तो यहां पर ये घूमता घूमता यहां आ गया और यहां से ये आ गया, ये वाली दूरी जो है वो r दे रखी है आपको, क्या दे रखी है r, पहले अर्धवृत्त में घुमा और ये वाली दूरी r, इतना दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, ओके। अरे डाउट तो काइनेमेटिक्स से लेंगे ना भाई, अब वेक्टर तक के डाउट क्लास क्या लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स की क्या डाउट क्लास लेंगे, वो तो जब आगे आएगा तो अपने आप आ जाएगा। हाँ काइनेमेटिक्स के बाद में डाउट क्लास बिल्कुल लेंगे आपकी, ठीक है ना। वेक्टर की डाउट क्लास लेना है यार, फिर टारगेट वालों की अपने आप तौहीन समझोगे तुम, सर हमारी बेइज्जती कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, हम बच्चे थोड़ी वेक्टर की डाउट क्लास ले रहे हो, इसलिए नहीं लिया मैंने ना। डाउट क्लास अपन काइनेमेटिक्स से लेंगे, टेंशन मत लो, हर सैटरडे को रखेंगे। हाँ देखो XY बता दीजिए, आंसर आ गया है, बिल्कुल पहले का आंसर आएगा सर ABR है, बिल्कुल बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया, बिल्कुल सही बात है। पहले में दूरी, तो ये यहां से यहां तक की दूरी बताइए, तो दूरी का क्या है सर, ये अर्धवृत्त में घूम रहा है,
आधे वृत्त में घूम रहा है, तो पूरे वृत्त में घूमता है तो कितनी दूरी होती है सर? पूरे वृत्त में जब घूमता है तो दूरी होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। आधे वृत्त में घूमता है तो दूरी क्या हो जाएगी? पाई आर। कितना? पाई आर। प्लस में यहां से यहां आगे और चला, कितना? आर। तो दूरी हो गई आपकी पाई आर गुणा में आर। ओके सर, अब बताना है विस्थापन। तो मैंने तो हमेशा से चाहा है भाई कि आप विस्थापन का परिमाण भले ही पूछे, लेकिन आप जाओ कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये यहां से यहां तक गया ऐसे घूम के, y में तो वापस वहीं पे आ गया, लेकिन इस बिंदु के अगर निर्देशांक देने हो तो ये r है और ये r है, तो टोटल निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 2r,0। देखिए भाई, ये r और r टोटल निर्देशांक कितने हो जाएंगे आपके? 2r,0। देख सकते हो आप जनरली कि ये यहां से चला और यहां से यहां आया, तो सर क्यों? y में भी तो जा रहा है। अरे y में तो जहां जा रहा है वहीं वापस आ गया, तो y निर्देशांक तो 0 है और x निर्देशांक कितना हो गया? r और r। अरे व्यास कितना होता है? 2r के बराबर होता है, तो 2r,0। अच्छा, ये नीचे आएगा, अब किस में जा रहा है? y x में। तो सर y में जब चलेगा तो x निर्देशांक चेंज नहीं होंगे, x में जब चलेगा तो y निर्देशांक चेंज नहीं होंगे। तो ये 2r, y में कितना नीचे आया सर? नीचे आ गया -r, तो 2r, -r। तो अगर मुझे कोई बोले कि विस्थापन बताइए, तो मैं पहले विस्थापन का सदिश बता दूंगा। विस्थापन का सदिश कितना आ जाएगा कि सर विस्थापन का सदिश आ जाएगा ये फाइनल और ये इनिशियल, तो 2r का i कैप प्लस r का -j कैप। 2r का i कैप प्लस r का -j कैप। बिल्कुल बच्चों ने सही आंसर बताया है। तो अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो मैं क्या करूंगा कि सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर r स्क्वायर। तो आंसर आपका आ गया √5r। क्या आ गया बच्चों? √5r। क्या आ गया? √5r। और सब लोगों ने आंसर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। एक कण ऐसे चलता हुआ ऐसे आया, सिर्फ XY तल में, मैंने क्वेश्चन में अलग से लिख दिया है, बात हो रही है केवल XY तल की। किसकी हो रही है बच्चों? XY तल की। तो ठीक है, पहले ये ऐसे गया तो इसके निर्देशांक 2r,0, नीचे गया तो -r हो गया। बिल्कुल बच्चों, क्लियर? हाँ ना बोलते जाना भाई। दूरी कितनी सर? आधे सर्कल में घुमा पाई आर प्लस आर। ओके, विस्थापन कितना सर? ये निर्देशांक हो गया 2r,0, ये निर्देशांक y में है तो -r। तो ये अपना क्या हो गया सर? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? वेक्टर फॉर्म का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर क्या हो गया? 4r, r का स्क्वायर r हो गया, तो आपका आंसर आ गया √5r। क्या आ गया? √5r। क्लियर? आ जाओ, अब यहां पर बात करते हैं, और क्वेश्चन है, ठीक है ना? ध्यान से सुनते जाना। ऐसे ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक कण मूल बिंदु से उत्तर की ओर, सुनिएगा, एक कण मूल बिंदु से उत्तर की ओर 10 मीटर की गति करता है। फिर क्या बोला है? तथा 10 मीटर पूर्व की ओर गति करता है। ठीक है ना, कि भाई 10 मीटर पूर्व की ओर गति करता है। पहले मूल बिंदु से उत्तर की ओर 10 मीटर की गति करता है, तो 10 मीटर पूर्व की ओर गति करता है, तथा कण ऊपर की ओर XY तल में 10 मीटर गति करता है। तो दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ऐसा है, एक कण मूल बिंदु से उत्तर की ओर 10 मीटर गति करता है तथा 10 मीटर पूर्व की ओर गति करता है। यहां तक बात क्लियर है? तथा कण ऊपर की ओर XY तल के लंबवत, यहां पे मैं लिख देता हूं XY तल के लंबवत, XY तल के लंबवत 10 मीटर गति करता है, तो दूरी व विस्थापन बताइए। ये क्वेश्चन है, छोटा सा करेक्शन है भाई, उसके साथ हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इस बार मैं Z अक्ष में भी जा रहा हूं, थोड़ा समझना, भेजा लगाना। क्वेश्चन समझाता हूं। एक कण है, वो पहले 10 मीटर गया उत्तर की ओर, फिर गया 10 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है ना, पहले 10 मीटर उत्तर की ओर, फिर 10 मीटर गया पूर्व की ओर, और फिर क्या बोला कि सर कण ऊपर की ओर, ऊपर की ओर यानी XY तल के लंबवत, यानी अब XY में नहीं, किस में जाएगा? Z में जाएगा। किस में जाएगा? Z में जाएगा। और Z में कितना? 10 मीटर जाता है, तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इसके लिए आप चित्र मत बनाओ, इसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। थोड़ा यहां पर ध्यान दें कि एक कण ने मान लो 0 से स्टार्ट किया, ओरिजिन से, तो 0,0,0, वो पहले गया 10 मीटर उत्तर। उत्तर का क्या मतलब होता है भाई? आप लोग मुझे बताइए कि उत्तर का क्या मतलब होता है? नॉर्थ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है अपना? तो सर नॉर्थ ऐसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ का मतलब सर यहां पे देख लीजिए ध्यान से, नॉर्थ का मतलब होगा सर वो वाई एक्सिस में जा रहा है, वाई में जा रहा है। तो जब वाई में चलेगा बच्चों, तो केवल वाई वाला निर्देशांक बदलेगा। जब एक्स में चलेगा तो केवल एक्स वाला बदलेगा, और जेड में चलेगा तो जेड वाला बदलेगा। तो ये यहां से चला इधर, तो 10 मीटर चला,
बिल्कुल 10 मीटर। तो y वाला बदलेगा, यानी ये कोई बिंदु A आ गया, x वाला नहीं बदला, 0 का 0 रहा, z वाला नहीं बदला, 0 का 0 रहा, लेकिन y वाला कितना बदल गया सर? y वाला बदल गया 10 मीटर, तो 10 आ गया। चलिए फिर इसने क्या बोला कि A से B जा रहे हैं और इस बार कहां जा रहा है? 10 मीटर पूर्व की ओर। कहां जा रहा है? पूर्व की ओर। तो पूर्व का मतलब चलने का मतलब क्या हुआ? डायग्राम भी साथ में यहां पे बनाई देते हैं। पूर्व का चलने का मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये O से चला, पहले 10 मीटर कहां चला सर? ऊपर, उत्तर की ओर। अच्छा, फिर B पॉइंट पर 10 मीटर कहां चला? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर मतलब किसमें जाना बच्चों? आई कैप में जाना, आई कैप। तो ये क्या आ गया सर? जब पूर्व में चलेगा तो पूर्व वाला निर्देशांक बदलेगा और कोई नहीं बदलेगा। तो यहां पर 0 से कितना चल गया सर? 10, तो आ गया 10। y वाला नहीं बदलेगा तो 10 का 10, ये 0 का 0। फिर एट लास्ट C पर गए, तो सी में इसने क्या बोला है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सी में इसने क्या बोला है? तो सर सी में इसने बोला है कि जब वो सी पर जा रहा है तो यहां से उसके बाद में वो एक्स वाई तल में नहीं है। कौन से में जाएगा? जेड में। क्लियर लिखा हुआ है, एक्स वाई तल के लंबवत 10 मीटर गति करता है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर यानी यहां आएगा। सुनिएगा, ये जब ऐसे ऊपर आएगा बच्चों, इस तरीके से बाहर की ओर आएगा, तो एक ही कहानी बनेगी मेरे पास कि सर ये ऊपर आएगा तो एक्स वाला और वाई वाला तो बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स वाई तल के तो वो लंबवत चल रहा है, तो कौन सा निर्देशांक बदलेगा? जेड वाला। तो आपका यहां पर निर्देशांक हो जाएगा, एक्स वाला नहीं बदलेगा तो 10 का 10, वाई वाला नहीं बदलेगा तो 10 का 10। अब जेड वाला भी क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो विस्थापन की मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन दूरी, तो दूरी सर 10 चला, फिर 10 चला, फिर 10 चला, तो टोटल हो गया 30 मीटर। कितना हो गया? 30 मीटर। दूरी कितना हो गया? 30 मीटर। ओके, दूरी कितना हो गया? 30 मीटर। ओके, अब बात करते हैं विस्थापन का। ओके, तो विस्थापन क्या है? विस्थापन कितना है सर? विस्थापन है डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। कितना? डेल्टा आर। बताइए, तो डेल्टा आर कल ही सिखाया था आपको विस्थापन निकालना। क्या होता है भाई कि अंतिम निर्देशांक माइनस प्रारंभिक निर्देशांक। तो अंतिम सबके 10, 10, 10 है, प्रारंभिक क्या है? 0, 0, 0 है। तो क्या आ जाएगा? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो सीधी सी कहानी है भाई कि 10 बाहर ले लेंगे तो ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मीटर। अगर आपको विस्थापन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो भी आप 10 बाहर ले लो, तो 1,1,1 का रूट में क्या आ जाएगा? √3 मीटर। तो आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। तो ये दूरी है, ये विस्थापन का परिमाण है और ये विस्थापन है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा प्रत्येक चीज को, ठीक है ना? तो भाई हमने कल दूरी और विस्थापन के बारे में सारी जानकारियां ले ली थी। हमने सीख लिया था कि कोई क्वेश्चन कैसा ही दिया हुआ हो हम लोग सोल्व कर सकते हैं, तो वही सोल्व करना है। लेकिन मैंने आपको बोला था हमेशा ट्राई ऐसा करना बच्चों कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से चलो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से चले तो क्वेश्चन को पढ़ा कि 10 मीटर उत्तर, उत्तर यानी जे कैप, फिर 10 मीटर पूर्व, पूर्व यानी आई कैप, और फिर क्या बोला? 10 मीटर एक्स वाई तल के लंबवत यानी के कैप। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया 10 आई कैप, 10 जे कैप और 10 के कैप। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है ना? सीधा सा आई जे के में गए, वैल्यू रख दी, आई कैप जे कैप के कैप, आंसर आ गया 10√3 मीटर। दूरी कितनी हो गई? 30 मीटर। क्यों? क्योंकि सर 10 10 10 चला है। बिल्कुल सब लोगों के सही आंसर आए हैं, सबने वेक्टर फॉर्म में ही दिया। ये भी बड़ी मुझे अच्छी बात लगी कि 10√3 नहीं, बच्चों ने ये आंसर दिया, तो ये ज्यादा अच्छी बात है भाई, क्योंकि विस्थापन तो यही है, ये तो विस्थापन का क्या है? परिमाण है बच्चों। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो भाई आगे आपको एक क्वेश्चन और मैं करवाना चाहूंगा अपनी तरीके से, तो ये आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक बालक विराम से शुरू होकर पहले सरल रेखा में पांच मीटर चलता है, फिर या 5 नहीं 4 कर लेते हैं इसको, फिर 3 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है,
अंत में पेड़ की एक शाखा जो क्षैतिज से 37 डिग्री पर झुकी है, पर 10 मीटर चलता है, तो इसकी दूरी व विस्थापन का परिमाण क्वेश्चन अलग नहीं है, लेकिन पूछने वाले ने पूछ लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन वही है जो आप लोग बचपन से करते आए हो या अब तक अपन ने सीखा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। बिल्कुल अलग क्वेश्चन नहीं है, कोई अलग थियरी नहीं है इसकी, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो भाई अब सीधी सी बात है कि आपको एक क्वेश्चन बोला गया कि एक बालक है जो विराम अवस्था से चलकर पहले ऐसे चला, कितनी दूरी चला सर? पहले चला 3 मीटर, 3 मीटर चला, सॉरी 4 मीटर, 4 मीटर चला, 4 मीटर चल के 3 मीटर ऊंचे एक पेड़ पर चढ़ा, ठीक है, चढ़ गया सर। उसके बाद में उसकी एक टहनी पर चला, वो जो टहनी थी ना सर, वो 37 डिग्री पर झुकी हुई थी, उस पर वो 10 मीटर चला। कितना चला? 10 मीटर चला। तो आपको बोला है कि इसकी दूरी व विस्थापन का परिमाण ज्ञात करो। इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है ना। दूरी तो सबने निकाल ही दी है बच्चों ने, बिल्कुल ओके, कि दूरी तो सबने बता ही दी है कि सर दूरी के लिए तो क्या ही बात करना। पहले कितना चला सर? पहले चला 4 मीटर, फिर कितना चला? 3 मीटर, फिर कितना चला? 10 मीटर। तो दूरी तो बता ही दी बच्चों ने, दूरी तो बता दी। कितनी बताई कि सर दूरी जो है अपनी हो गई 17 मीटर, कहीं गलत बात नहीं है, 17 मीटर, बिल्कुल सबने लिख दिया है 17 मीटर। अब विस्थापन के लिए ये मत सोचना यार ये ऐसे कैसे चले, ये 3D में नहीं है, 2D का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 3D में नहीं है, ये 2D का क्वेश्चन है, ये 3D का क्वेश्चन है ही नहीं। ओके, तो भाई ये 2D का क्वेश्चन है, तो 2D का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? आप लोग ऐसा सोच लेना कि x को आप बोल देना क्षैतिज, x को क्या बोल देना? क्षैतिज, यानी जमीन पे जो चल रहा था वो x है, और y को आप बोल देना ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर जो है वो ऊर्ध्वाधर, यानी जब पेड़ पर चल रहा है तो वो उसको y बोल दो, x को क्षैतिज बोल दो, y को ऊर्ध्वाधर बोल दो, आपका आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, ठीक है ना। जिनसे थोड़ा सा नहीं दिया जा रहा है वो एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा कि हम कैसे करेंगे बच्चों। तो मैंने ऐसे लिखा, ये x दिशा है, इस जमीन ये क्या है? x। आप लोग खुद बता दोगे कि अच्छा सर ये इतना आसान क्वेश्चन ये वाला था क्या? ओके, पहले क्या चला? 4 मीटर चला, तो यहां से शुरू हुआ, बिल्कुल 0,0 से पहले जमीन पर चला, यानी क्षैतिज पर चला। तो क्षैतिज पर चला यानी कौन सी दिशा में सर? x दिशा में। कितना चला भाई? कि सर ये ऐसे चला अपना कितना मीटर? 4 मीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। कितना हो गया? 4,0। ओके, फिर पेड़ पर चढ़ा, पेड़ पर चढ़ा मतलब कि सर पेड़ पर चढ़ा तो पेड़ पर कितना, पेड़ कितनी मीटर हाइट का था सर? 3 मीटर का। तो ऊपर चढ़ा, बिल्कुल ऊपर चढ़ा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया सर ये 3 मीटर हाइट पर गया, ठीक है ना। और 3 मीटर हाइट पर गया तो इसका कोऑर्डिनेट ये वाला जो है सर ये हो गया, पहले 4 था 4,3, क्योंकि x में 4 चल चुका था, बिल्कुल। अंत में लास्ट में क्या किया कि सर वो पेड़ पर चढ़ने के बाद उसमें एक ऐसे टेढ़ी सी शाखा थी, ओके, और वो जो टेढ़ी सी शाखा थी उस पर ऐसे चला, कितने मीटर? 10 मीटर। लेकिन वो जो टेढ़ी सी शाखा थी ना सर, वो यहां से 37 डिग्री का कोण बना रही थी। कितने का? 37 डिग्री का। तो कल मैंने ऐसे चलने वाले सिखाए थे आपको, टेढ़े चलने वाले भी तो सिखाए थे ना भाई। क्या करते हो ऐसे जब चलते हैं सर? इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं। क्या करते हो ऐसे जब चलते हैं? तो इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। ये वाला कंपोनेंट कितना होता है सर? ये होता है 10 cos 37। क्या होता है? cos 37। और ये वाला क्या ले लेते हो सर? ये हो जाता है 10 sin 37। समझाया था कल, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आंसर करो। ये वाला कंपोनेंट क्या होता है? टेढ़े जब चलते हैं तो कल सिखाया था ये क्वेश्चन कि जब टेढ़ा चला जाता है तो क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही करते हैं सर। ये वाला कंपोनेंट हो जाता है 10 cos 37 और वो वाला हो जाता है sin 37, ठीक है। तो बता दीजिए, एक cos 37 और एक sin 37, तो 10 cos 37 आपका हो गया 4/5, बिल्कुल सर। तो 4/5 होते ये आ गया 8,
ये 10 sin 37 होता है 3/5, 3/5 होते ये आ गया 6। तो भाई बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। क्यों? क्योंकि सर इस पॉइंट में 4 पहले ऐसे चल चुका था, 4 पहले ऐसे चल चुका था, अब कितना और चल गया? 8 और चल गया। तो 4 और 8 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। ओके, पहले वाइड साइड में कितना चल चुका था? 3 चल चुका था, अब कितना और चलेगा? 6 और चलेगा, तो ये 12,9। और जैसे ही हमें पता चला अच्छा सर 12,9 आ गया, ये तो हमारे साथ मजाक हो रही थी, बड़ा ही आसान है, सीधा सा आंसर आ जाएगा 12i कैप प्लस 9j कैप मीटर। और अगर आपको कोई बोले कि सर डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप सोल्व कर लेना, 15 मीटर आएगा। 12 और 9 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। बिल्कुल बच्चों ने सही आंसर दिया है, 12i कैप और 9j कैप। 12 और 9 का रूट निकालोगे ना तो 144 प्लस में 81, 225 होते हैं, और 225 का रूट 15 ही आता है। सोल्व करके देख लेना, ठीक है ना। तो भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स में हमने बात सीखी सीधी सीधी गणितीय रूप से, ये इधर चला ये इधर चला। नीट के एग्जाम में कैसे आगे? इस टाइप के लिखा हुआ, ठीक है ना, एक बालक जोड़ दिया, एक बंदर जोड़ दिया, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे नेचुरल टच देने के लिए। बाकी बात तो सीधी सी है, करना क्या है कि सर पहले 4 ऐसे चला, 3 ऐसे चला, फिर एक टेढ़ी लाइन पर चला। तो टेढ़ी लाइन पर चलना क्या मैंने सिखाया नहीं था? सीधी सी बात है, सिखाया है सर। जब कोई टेढ़ी लाइन में चलता है, जब x में चलता है तो x बोल देंगे, y में चलता है तो y में चल देंगे, ठीक है ना। और जब बोले कि बीच में चलना है, तो सर जब बीच में चलना है तो हम क्या कर देंगे कि सर सीधी सी बात है कि जब बीच में चलेंगे ना, तब हम लोग दोनों साइड में चलेंगे। तो दोनों साइड में चलेंगे तो क्या करेंगे? कंपोनेंट्स लेंगे, घटक लेंगे। ओके, हाँ, 37 क्षैतिज से 37 डिग्री पर, मतलब ऊपर की ओर। चलो आप ये नीचे की ओर मान के भी कर सकते हो, मेरे दिमाग में ये था तो मैंने ये वाला कर दिया, ठीक है ना। तो ये यहां पे लिख भी सकते हैं ना, क्षैतिज से 37 डिग्री ऊपर की ओर झुकी हुई है ना, डिग्री पर ऊपर की ओर, मतलब ऐसे ऊपर की ओर झुकी हुई है। ये भी लिख लेना ज्यादा कंफ्यूज होने के लिए। अगर नीचे है तो नीचे, वो क्वेश्चन में दे देगा। ओके ओके भाई, बात क्लियर है। ये कितना? 4, ये कितना? 8। तो 4 और 8 12, ये कितना? 3, ये कितना? 6। तो 3 और 6 9। कल भी तो एक ऐसा क्वेश्चन किया था भाई, कल भी तो किया था ऐसा क्वेश्चन। तो कल क्या दिक्कत आई थी? सेम ही तो था। अब ये 15 कहां से आया? मैं बता रहा हूं ना आपको, इसको सोल्व करो। डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कॉपी पेन लेके सोल्व कर लिया करो थोड़ा सा, है ना। क्या आएगा सर? 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, कितना आएगा? रूट 225। तो रूट 225 जो होता है ना, वो 15 के बराबर होता है बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो। ओके, तो सीधी सी बात है कि एक बालक था, वो विराम अवस्था से चलकर एक सरल रेखा में 4 मीटर चलता है, फिर 3 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, और अंत में पेड़ की शाखा जो क्षैतिज से 37 डिग्री ऊपर की ओर से, ठीक है ना। कौन सा 10 कहां से आया? ये लिखा हुआ है ना यार, ये यहां पे क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन बच्चों का जेन्युइन है कि सर शाखा ऊपर की ओर झुकी है, ये लिखा हुआ नहीं है, तो हम लिख देते हैं कि शाखा जो क्षैतिज से 37 डिग्री झुकी, 37 डिग्री पर ऊपर झुकी है, ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हम यहां से चले, पहले 4 मीटर चले, देख लीजिए, फिर हम लोग ऊपर की ओर गए, कितना? 3 मीटर, पेड़ पे चढ़ गए, बिल्कुल। तो यहां पर जब एक्स एक्सिस में चला तो एक्स कोऑर्डिनेट बदला, जब वाई एक्सिस में चला तो वाई कोऑर्डिनेट बदला, ठीक है सर। ओके, यहां पर आगे, अच्छा ठीक है। उसके बाद में सर ये आपकी दिशा दिख रही है, इस दिशा में यानी 37 डिग्री ऊपर की ओर हम चले 10 मीटर, कितना? 10 मीटर। तो जब सिखाया है एक्स में चले तो एक्स वाला बदल देंगे, वाई में चले तो वाई वाला बदल देंगे। लेकिन बच्चों अगर एक्स में चले तो एक्स वाला बदल देंगे, वाई में चले तो वाई वाला बदल देंगे। लेकिन बच्चों अगर बीच में चले तो हम क्या करेंगे कि बीच में चलना मतलब एक्स और वाई दोनों के बीच में चल रहा है। सर ये ऐसे टेढ़ा चल रहा है, टेढ़ा चलना मतलब एक्स और वाई दोनों में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? निर्देशांक ले लेंगे। तो ठीक है भाई, ये वाला क्या हो जाएगा सर? tan cos 37, ये वाला क्या हो जाएगा? tan sin 37। ये क्यों हुआ? वेक्टर में जाके पढ़ो, ठीक है ना। वेक्टर में पढ़ाया हुआ है कि ये कंपोनेंट cos 37 होता है और ये क्या होता है? sin 37 होता है। तो tan cos 37 4/5, tan sin 37 3/5। तो 8 और 6 आया, यहां पर आ गए कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। आपका आंसर आ गया 12i कैप और 9j कैप, ठीक है ना। तो अगर नीचे की ओर झुकी होगी तो ऑब्वियसली बात है आंसर चेक होगा। तो ये तो प्रैक्टिकल बात है ना, ये नीचे की ओर झुकी हुई तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो टेंशन होगी, ठीक है। चलिए, हाँ भाई,
तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाएगा। कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था। ओके, एक, चलो ये तो आपके साथ वहां पे आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चाल तथा वेग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? थोड़ी थ्योरी भी हो जाए, वरना थक जाओगे ऐसे इतना पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा थ्योरी। चाल और वेग के बारे में क्या सीन है आपका? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में क्या डिफरेंस है? आप सबसे पहले तो ये बताओगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। और क्वेश्चन भी आएंगे भाई, ओके, और क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो भी चलते रहेंगे। और मैं ना सारे जो क्वेश्चन है वो आपको करने का मौका मिलता है, उसमें कॉपी पेन में साथ साथ किया करो, तो करोगे तो चीजें समझ में आएगी। अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आप क्या जानते हो? मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि कोई भी बोले कि सर स्पीड क्या होते हैं और वेलोसिटी क्या होती है, कभी डिफाइन मत करना। ये चीजें जो है वो डिफाइन करने के लिए नहीं बनी है। हम लोग बस इतना बोलेंगे कि अगर कोई कण के निर्देशांक समय के साथ बदल रहे हैं, अगर कोई कण के निर्देशांक समय के साथ बदल रहे हैं, तो उसके पास कुछ स्पीड भी है और उसके पास कुछ वेलोसिटी भी है। तो डिफाइन किसको करना है? डिफाइन हमेशा करना है एवरेज को या इंस्टेंटेनियस को। दो चीजें होती है, ठीक है ना, या तो एवरेज या इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज को कर लो या इंस्टेंटेनियस को कर लो, उसको डिफाइन करेंगे। तो भाई देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें। तो क्या है चाल और क्या है वेग? तो जैसे बच्चों, चाल जो है वो सीधी जुड़ी हुई है किससे? सर चाल जो है वो जुड़ी हुई है अपनी दूरी से, और वेलोसिटी जुड़ी हुई है अपने विस्थापन से। चाल का संबंध किससे है? दूरी से। और वेलोसिटी का क्या है? किससे? वेलोसिटी का किससे है? डिस्प्लेसमेंट से। फिर से बोल रहा हूं, नहीं बतानी, कभी डेफिनेशन बतानी ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो भाई हम लोग बात को यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या होगा वेलोसिटी, क्या होगा क्या। तो दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक। थोड़ा ध्यान से देखना। तो अगर हम लोगों ने मान लो जैसे आप यहां से गए, आप किसी जगह जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है बाइक आपकी कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं गई है। बाइक जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं जा रही है। बाइक कभी आप 60 चला रहे हो, कभी आप 80 चला रहे हो, कभी आपको 40 भी आना पड़ेगा, कभी हो सकता है 20 भी आना पड़े, ब्रेक भी लगाना पड़े, ठीक है ना। तो ऐसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर गए, आपने लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय की। ओके, जब आपने 60 किलोमीटर की दूरी तय की तो आपसे यह पूछा गया कि यार कितना टाइम लगा था, परसों तू वहां जाके आया था 60 किलोमीटर, तो आप बता दो यार परसों मेरे को घंटा भर लग गया था। तो एवरेज, औसत, औसत का मतलब क्या है? टोटल कितनी दूरी और टोटल कितना टाइम, इनका अनुपात निकाल लिया, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे कि टोटल दूरी डिवाइडेड बाय टोटल अनुपात से हम लोगों ने वो उसको सीधा कर लिया। ओके, अगर मैं बोलूं कि आपका जो मशीन शो कर रही थी वो क्या है, तो आपकी जो मशीन शो कर रही थी, यानी आपका जो स्पीडोमीटर शो कर रहा था, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस, उस क्षण की। किसी समय पर, आजकल वो डिजिटल आने लगी है तो दिख रहा होता है, किसी समय पर 92 है, अगले विद इन सेकेंड 82 हो गया। किसी समय पर 102 है, विद इन द सेकेंड वो आपका कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं वो उस इंस्टेंट की, क्षण क्षण में जो बदल रही है, उसको बोलते हैं क्षणिक वेग या क्षणिक चाल, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इन चीजों को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कभी भी चाल और वेग को परिभाषित मत करना, आपको परिभाषित करना है औसत चाल या औसत वेग को। तो पहले यहां पर देखो, औसत एवरेज वेलोसिटी का क्या सूत्र होगा, आप सूत्र के हिसाब से याद रखोगे, ठीक है ना। एवरेज यानी औसत, पहले मैं लिख देता हूं औसत वेग, ठीक है ना, औसत वेग। तो औसत वेग की परिभाषा लिखना, आप वेग की मत लिखना, वेग की नहीं लिखोगे, किसका लिखोगे? औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या होता है? तो सर औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी की जो परिभाषा है मेरी, वो होगी आपका डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। सीधा ध्यान रखना, क्या रखोगे सर? विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। तो यहां से बात ही क्लियर होगी ना यार, विस्थापन बटा में समय लिख दिया, बिल्कुल। तो विस्थापन क्या है सर? विस्थापन जो है वो अपनी सदिश राशि है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? सदिश राशि होगी। क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी भी सदिश राशि होगी। यहां से बाकी चीज अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट क्या होगी, तो सर विस्थापन मीटर में है, समय सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। उसी तरीके से बच्चों, कोई आपसे यह बोले कि औसत चाल, क्या औसत चाल, तो औसत चाल के लिए आप लोग क्या लिखोगे कि सर औसत चाल यानी एवरेज v से लिखा जाता है, तो उसमें क्या लिखेंगे? कुल दूरी बटा में समय, कुल दूरी बटा में समय।
तो भैया बात क्लियर है, जब आपसे कोई पूछ रहा हो एवरेज की बात, तो एवरेज चाल जो होता है वो होता है कुल दूरी बटा में समय। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि सर दूरी आ गई तो ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अच्छा, वेग आ गया तो औसत वेग का जो सूत्र होता है वो क्या लिखोगे? कुल विस्थापन बटा में समय, और विस्थापन एक सदिश राशि है तो ये भी एक सदिश राशि होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी, तो आप एवरेज वेलोसिटी का क्या लिखोगे? फाइनल स्थिति सदिश माइनस अंतिम स्थिति सदिश डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी अंतिम और फाइनल का ये स्थिति सदिश कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। चाल इसके बाद में और कहीं नहीं जाती है, ये रुक गई। ठीक है ना? इसके बाद में चाल जो है उसका दूसरा पार्ट जो आता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां पर मैं कुछ चीजें बोलूंगा, उनको ध्यान से सुनना। क्या औसत वेग का जो परिमाण है वो औसत चाल होगा क्या? हम बोलेंगे नहीं सर, औसत वेग का परिमाण औसत चाल जो है वो नहीं होगा। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि सर हमने अभी अभी निकाल के देखा था, विस्थापन का परिमाण दूरी नहीं होता है। कुछ एक केस में हो अलग बात है, लेकिन हमेशा विस्थापन का परिमाण दूरी नहीं होता है। पिछला क्वेश्चन देख लो, पिछले क्वेश्चन में विस्थापन का परिमाण कितना आ रहा था? 15। दूरी कितना आ रहा था अपना? तो दूरी हमने चेक नहीं की, बाकी दूरी कैलकुलेट करते तो आपका कितना आ जाता? अच्छा, यहां पे की हुई है 17। विस्थापन का परिमाण कितना आ रहा था? 15। दूरी कितनी आ रही है? 17। तो बराबर नहीं होते। तो वही बात बच्चों, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि क्या औसत वेग का परिमाण, औसत वेग का परिमाण जो है आपका वो औसत चाल होगा क्या? हम बोलेंगे नहीं सर, दोनों अलग अलग चीजें, कोई रिश्ता नहीं है। हमेशा ये बोलेंगे कोई रिश्ता नहीं है, अलग अलग है। ये क्या होता है? विस्थापन बटा में समय है और ये है दूरी बटा में समय। और हम जानते हैं सर दूरी और विस्थापन अलग अलग चीजें हैं, दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका ही अलग है सर। दूरी अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है, विस्थापन अलग तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हम लोग इनको रिश्ते में नहीं बांधेंगे। ओके, फिर क्या हुआ कि जैसे मैं आपको थोड़ा बात को समझाऊं कि आपको बोला कि अच्छा यार परसों तो 60 किलोमीटर गया था, तेरे को लगे 30 मिनट, बहुत फास्ट चला यार, किस स्पीड से? तो एवरेज कैलकुलेट किया 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए। तो सीधी सी बात है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कांस्टेंट तो नहीं रही होगी, कहीं 60 हुई है तो कहीं 180 भी हुई होगी, कहीं 40 हुई है तो कहीं हो सकता है बाइक को तेज भी दौड़ाया होगा, सुपर बाइक होगी 200 भी लेके गए होंगे। ठीक है, तो भाई इन सारी चीजों में मैं अगर बोलूं कि यार एक बात बताओ, रास्ते में फूटी हुई सी थोड़ी सी सड़क आती है, वो 10-1 किलोमीटर की जो सड़क है खराब है, वहां पे तेरे को कितना टाइम लगा? तो आप बोलोगे यार वहीं पर तो टाइम लगा था, वो 10 किलोमीटर था वो मेरा 15 मिनट खा गया यार, वो 10 किलोमीटर था वो मेरा 15 मिनट खा गया। तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि इसका एवरेज क्या हुआ? तो आप बोलोगे 10 डिवाइडेड बाई 15 मिनट लिख दो या 1/4 आवर लिख दो, तो आपको पता चलेगा यार इसकी एवरेज तो बहुत कम आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई। ठीक है, फिर मैं बोलूं उस 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर तो इतना गंदा सा है यार वहां पर, तो आप बोलोगे हाँ यार उस 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर में तो मेरे 5 मिनट लगे थे, तो उसका एवरेज बताओ। तो फिर आप लिखोगे कि 1 किलोमीटर डिवाइड बाई उसमें कितना टाइम लगा। तो ऐसे एवरेज का मतलब आप लोग जब भी लिखते हो तो एवरेज का मतलब होता है अपना कि उसमें टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की डिवाइड बाय टाइम। लेकिन अगर वो टाइम इंटरवल छोटा 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 होता जाए, जैसे मैंने बोला आपको कि यार ये बताओ तुमने बाइक स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट करते ही t बराबर 0 से लेकर t बराबर 0.001 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ये बहुत छोटा इंटरवल है तो सही, लेकिन बहुत छोटा इंटरवल है। तो जब छोटे इंटरवल का, जब छोटे वाले इंटरवल का आपको बताना हो औसत वेग, तो वहां पर औसत नहीं हो जाता, फिर वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस। कौन सा? क्षणिक। जैसे फिर वो क्या बताता है? वो स्पीडोमीटर बताता है। स्पीडोमीटर जो होता है वो नैनो सेकंड्स में तो नहीं बदलता है, ऑब्वियसली बात है ना, तो वो छोटे छोटे इंटरवल्स के साथ बदलता है। तो उन छोटे इंटरवल में एवरेज जो बताता है उसका काम हो जाता है इंस्टेंटेनियस। तो यहां पर 2 नंबर जो अपने पास आती है, बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना एक एक चीज को। तो ये है आपके पास इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट यानी इंस्टेंट मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी हिंदी में बोले बच्चों तो क्षणिक वेग। वो जो होता है वो कब आता है? कि जब ये आपका डेल्टा टी है ये वाला बहुत छोटा हो जाए, टेंड्स टू 0 है, यानी जिस टाइम इंटरवल के लिए हम सोच रहे हैं, जिस टाइम इंटरवल के लिए हम सोच रहे हैं वो टाइम इंटरवल जो है वो बहुत छोटा है, तो आपका एवरेज जो है वो इंस्टेंटेनियस में बदल जाता है। और ये डेल्टा आर का मतलब ही तो परिवर्तन होता है। फिर हम लोग परिवर्तन निकालते हैं किससे? डिफरेंशिएशन से, और आपका बन जाता है dr/dt। क्या बन जाता है बच्चों? dr/dt। तो वेलोसिटी बन जाती है क्या? dr/dt। v बन जाता है आपका dr/dt। तो आप लोगों ने
औसत वेग का अगर कोई डेफिनेशन बतानी हो तो आप क्या बताओगे सर? औसत वेग का डेफिनेशन है अपना विस्थापन बटा में समय। क्या हो जाता है? विस्थापन बटा में समय। अच्छा, और इंस्टेंटेनियस की क्या स्पीड है सर? इंस्टेंटेनियस का क्या सूत्र है? तो सर वो dr/dt। और dr/dt को लिखोगे कैसे? ध्यान से समझते जाना। इसको लिखोगे कैसे? तो यहां पर क्लियर पता चल गया कि सर ये इसका डिफरेंशिएशन करने से आएगा, और डिफरेंशिएशन की परिभाषा मैंने बताई है। तो dr/dt की क्या परिभाषा लिखोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ या स्थिति सदिश, ये आर वेक्टर के समय के साथ परिवर्तन की दर, समय के साथ परिवर्तन की दर, समय के साथ परिवर्तन की दर, स्थिति सदिश की समय के साथ परिवर्तन की दर। स्थिति सदिश जो होता है वो समय के साथ कैसे बदलेगा, वो जो दर है वो आपको बताता है वेग। ठीक है ना? ताक्षणिक बोल दो या क्षणिक, हाँ ठीक है ताक्षणिक, ठीक है ना? उस क्षण पर, तो उस क्षण पर ताक्षणिक बोलते हैं, चलो ता लगा देता हूं, ताक्षणिक। ओके, ताक्षणिक। तो भाई सीधी सी बात है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर किसी भी इंस्टेंट पे आपको पूछे तो एक बार फिर से देख लेना, औसत वेग का क्या सूत्र हो गया? कुल विस्थापन बटा में समय। आपको ये याद रखना है, विस्थापन बटा में समय। ताक्षणिक वेग का क्या सूत्र हो गया? तो हम क्या बोलेंगे? आर वेक्टर यानी स्थिति सदिश के समय के साथ परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर कौन देता है? डिफरेंशिएशन। तो सीधा याद रखेंगे, ताक्षणिक वेग का मतलब हो गया dr/dt। इधर वेक्टर क्वांटिटी है तो डिफरेंशिएशन करने से भी वेक्टर आएगी। तो क्या बच्चों ताक्षणिक चाल भी होती है क्या? अगर मैं बोलूं क्या कोई ताक्षणिक नाम की चाल भी होती है क्या? ताक्षणिक चाल भी होती है क्या? तो ताक्षणिक चाल की मैं बात करूं तो ताक्षणिक चाल होती है क्या? बिल्कुल होती है, लेकिन बच्चों ये इससे नहीं निकलती। जैसे ये इससे निकली है बिल्कुल, लेकिन ये इससे नहीं निकलती। ताक्षणिक चाल जो है बच्चों वो अलग नहीं होती है आपकी, इंस्टेंटेनियस जो है वो अलग नहीं होती है। वो क्या होती है भाई कि सर ताक्षणिक चाल जो है वो क्लियरली जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ना, उसका एक ही फॉर्मूला है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। बस अब आ जाओ चारों के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस जो चाल है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो कई बार लोग कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि क्या हर वेग का परिमाण, क्या हर वेग का परिमाण चाल होता है? तो हम बोलेंगे ना, केवल ताक्षणिक वेग का परिमाण, केवल ताक्षणिक वेग का परिमाण क्या होता है? ताक्षणिक चाल होता है। केवल ताक्षणिक वेग का परिमाण जो है वो क्या होता है? ताक्षणिक चाल होता है। तो कुछ बिंदु लिखवाऊंगा, उनको याद भी रखना है, और कई बार मैं ऐसे बोल के निकल जाता हूं तो वो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड भी किया करो। तो दो चीजें हैं, चाल और वेग। वेग और चाल दोनों के दो दो प्रकार बता दिए मैंने, एक एवरेज होगा और एक क्या होगा, यानी एक औसत होगा और एक ताक्षणिक होगा। तो औसत जब भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे सर? औसत का मतलब कुल विस्थापन बटा में समय, तो औसत वेग आ जाएगा, और कुल दूरी बटा में समय तो औसत चाल आ जाएगा। विस्थापन बटा में समय तो वेग आ गया, दूरी बटा में समय तो चाल आ गया। तो सर ये सदिश राशि हो गई, ये अदिश राशि हो गई। ओके, अब बोला गया कि सर ताक्षणिक वेग बताओ। तो ताक्षणिक वेग का क्या मतलब हो गया कि सर किसी इंस्टेंट पे, किसी जगह पर पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे कि विस्थापन का या स्थिति सदिश की आपको एक समीकरण दी हुई रहेगी, स्थिति सदिश की एक समीकरण दी हुई रहेगी, उसको समय के साथ क्या करेंगे? अवकलित कर लेंगे, और समय के साथ अवकलित कर लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? ताक्षणिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों? ताक्षणिक वेग बोल देंगे। कोई भी समीकरण दे रखा है उसको समय के साथ अवकलित करो तो आपका ताक्षणिक वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ताक्षणिक वेग। तो ये इंस्टेंटेनियस। अच्छा, फिर क्या बोला कि ताक्षणिक चाल क्या होगी? तो सर ताक्षणिक चाल और कुछ नहीं होगी, ताक्षणिक वेग का परिमाण ही क्या होगा? ताक्षणिक चाल होगी। ताक्षणिक वेग का परिमाण ही क्या होगा कि सर ताक्षणिक चाल हो जाएगी। ये वाली बात यहां से आपको बोली गई है। तो भैया जल्दी जल्दी बताइए, बात क्लियर है? ओके, यहां पर हाँ, तो एक दो लाइनें लिख लेते हैं, पहले ध्यान से सुनो। ओके, हम लोग बाकी एग्जाम्पल से तो करेंगे ही करेंगे चीजों को, एक दो लाइनें लिख लो पहले, सुनो ध्यान से। तो पहली लाइन क्या है भाई कि सर पहली लाइन है औसत वेग का परिमाण, औसत वेग का परिमाण बराबर औसत चाल। क्या ये बात सही है? हाँ ना बोलो सारे। औसत वेग का परिमाण बराबर औसत चाल, क्या ये बात सही है? बात नंबर 2 ये बोलो ताक्षणिक, ऐसे लिखा होता है ताक्षणिक, कुछ ऐसा होगा ना, ताक्षणिक वेग का परिमाण बराबर ताक्षणिक
चाल है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? 1 और 2, 1 और 2 स्टेटमेंट में बताइए कौन सा सही है या दोनों सही है? औसत वेग का परिमाण औसत चाल और तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल। तो इसमें से दोनों सही है या कोई एक सही है? बताइए भाई बच्चों, ठीक है ना? दोनों सही है या एक सही है? तो हम क्या बोलेंगे? सर औसत वेग और औसत चाल में तो कोई रिश्ता नहीं होता है, उनमें कोई रिश्ता नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। क्या है बच्चों? गलत है। ये क्या है? गलत है। ये वाली बात सही है सर, ये वाली बात सही है। तो कौन सी सही है? सही कौन सी है? ट्रू कौन सी है? कि सर ट्रू ये है। ओके, ट्रू ये है, रोंग ये है। तो तात्क्षणिक वेग वाला सही है कि 2 करेक्ट है, 1 रोंग है। 2 करेक्ट है, 1 रोंग है। बिल्कुल सही लिखा है बच्चों आपने, कहीं गलत बात नहीं है। बस कहानी क्लियर है। क्यों? क्योंकि सर इनका कोई संबंध नहीं होता, इनका कोई संबंध नहीं होता है। ओके, अब एक चीज और पूछूं मैं आपसे यह पूछूं कि औसत वेग का परिमाण लिख दिया मैंने और औसत चाल, इनमें मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा होता है? तो आप लोग क्या लिखोगे कि सर चांस हमेशा औसत चाल के बड़े होने का रहता है। ये वाला पॉइंट क्या है? सही है या गलत है? बताइए। तीसरा पॉइंट बताइए, तीसरा पॉइंट सही है या गलत है? औसत वेग का परिमाण जो है वो औसत चाल से छोटा या बराबर रहता है। तो दिमाग में क्या आना चाहिए? सर दिमाग में आना चाहिए ये है विस्थापन बटा में समय, ये है दूरी बटा में समय। तो समय समय तो कट हो गया सर, बिल्कुल, तो समय समय तो कट हो गया। अब आप बताइए विस्थापन के परिमाण में से और दूरी में से कौन बड़ा हो सकता है? तो आप क्या बोलोगे कि सर विस्थापन के परिमाण में से और दूरी में से तो बड़ा हो सकता है कौन? दूरी बड़ी हो सकती है। तो दूरी बड़ी है तो चाल भी बड़ी होगी। तो ये वाली बात भी आपकी क्या हो गई बच्चों? ट्रू हो गई। क्या हो गई? ट्रू हो गई। बस पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। क्या है कि ट्रू है सर। क्या हो गया? ट्रू है। ओके, सिंपल सी बात है। बात नंबर 4, बात नंबर 4 नहीं है तो पॉइंट बना के अलग ही कर लो, ठीक है ना? बात नंबर 4 भी लिखी लो। खैर, एक समान गति का मतलब, एक समान गति का मतलब नियत वेग है या फिर नियत चाल है या फिर नियत त्वरण है? बताइए भाई, एक समान गति का क्या मतलब है? कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक कण एक समान गति कर रहा है, एक कण जो है वो एक समान गति कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसका वेग नियत है, उसका चाल नियत है या उसका त्वरण नियत है? जल्दी से बताइए। एक कण एक समान गति कर रहा है तो उसका वेग नियत है, चाल नियत है या त्वरण नियत है? जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई। एक कण एक समान गति कर रहा है तो उसका वेग नियत है, चाल नियत है या त्वरण नियत है? भाई क्या आएगा? तो सर एक समान गति कर रहा है तो उसका वेग नियत है। क्या बोलेंगे कि सर वेग नियत है। क्या नियत है? वेग नियत है। अगर आपको कोई बोले कि एक समान गति का मतलब, तो आप क्या बोलोगे कि सर उसका वेग नियत है। ये दोनों वाली बात नीचे वाली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आप क्या बोलोगे कि सर वेग नियत है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, दिशा भी होनी चाहिए। ओके, अब जब वेग नियत है तो ऑटो अंडरस्टैंड है, वेग नियत है तो ऑटो अंडरस्टैंड है कि चाल नियत हो गई। वेग नियत है तो ऑटो अंडरस्टैंड हो गया कि चाल नियत हो गई सर। लेकिन जरूरी कौन सा है? ये नियत होना, क्योंकि ये नियत हो गया तो चाल व दिशा दोनों नियत हो जाएगी, चाल व दिशा दोनों नियत हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर चाल नियत है, चाल भी नियत है। तो पहला हां, दूसरा हां, तीसरा गलत। लेकिन बच्चों कहीं पर यह मत लिख देना कि एक समान गति का मतलब चाल नियत है ना। एक समान का मतलब हम क्या बोलेंगे? नियत वेग। ये सबसे सही है, ये सबसे सही है। मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है, ये होना चाहिए। ये होगा तो नीचे वाला अपने आप हो जाएगा, वो अलग बात है। ये होगा तो नीचे वाला अपने आप हो जाएगा। लेकिन बच्चों बात ये सबसे सही है। या फिर आप लोग क्या लिख देना कि सर त्वरण शून्य हो, सीधा लिख देना क्या हो? त्वरण शून्य हो। त्वरण अगर शून्य है तो वेग नहीं बदलेगा। तो यह है एक समान गति का मतलब। एक समान गति का मतलब क्या है? त्वरण शून्य हो। बात को ध्यान रखना भाई, क्या? त्वरण शून्य हो। वेग नियत होना जरूरी है, चाल
अपने आप हो जाएगी। वो जब वेग नियत है तो चाल तो अपने आप ही नियत हो गई, ठीक है ना। तो सबसे सही चीज कौन सी है कि वेग नियत हो। वेग नियत हो तो मतलब त्वरण क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। त्वरण क्या होगा, शून्य होगा भाई, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रूफ क्या करें इसको कि नियत होती है क्या। अरे ये टर्मिनोलॉजी है, एक समान को बोलते हैं। आप प्रूफ करके बताओगे आपका नाम ऋतु है तो आप आई कार्ड दिखाओगे अपना, वो करोगे। कोई आपसे पूछे कि आपका नाम ऋतु क्यों है तो क्यों है, तो ये रखा गया है कि एक समान गति किसे बोलनी है, कि सर एक समान गति बोलनी है जिसका वेग नियत हो, ठीक है ना। तो इसका ये कोई प्रूफ थोड़ी होता है, फॉर्मूला थोड़ी लिखा है मैंने कि उसको प्रूफ करना है। ओके, तो भाई ऑप्शन जब आए, ये ऑप्शन की फॉर्मेट में आएगा तो आपको नियत चाल तो ऑटोमेटिक ही हो गया भाई। जब वेग नियत है तो नियत चाल तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। लेकिन आपकी प्राइमरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्राइम प्रायोरिटी प्रथम बात क्या होनी चाहिए, तो सर प्रथम बात यह होनी चाहिए कि वेग नियत हो। क्या हो, वेग नियत हो, ठीक है ना। ओके, है ना। चलो, रटना है क्या, ये रटना नहीं है भाई, समझना है। एक सिंपल बात है, एक चीज बोली है कि भाई यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो ये है। ऊपर जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन करते आया हूं पूरा, तो भाई बदलना क्या, इसमें रटना क्या है, ये बात मैंने बताई है, ये बात मैंने बताई है, तो ये समझना है। रटना कुछ नहीं है, फिजिक्स में रटना कुछ भी नहीं है भाई, है ना। ओके, ये नाम है उसका कि एक समान गति का मतलब क्या होता है। जैसे कोई बोले एक रेखीय गति का क्या मतलब है, तो एक रेखा में चलना। एक रेखीय गति का मतलब एक रेखा में चलना। वैसे ही एक समान गति का मतलब क्या है, एक समान, यानी एक जैसे वेग से चले। एक समान का मतलब एक जैसे वेग के साथ चले। ओके, अब ध्यान से सुनना, एक समान का मतलब एक जैसे वेग के साथ चले, वो उसको एक समान बोलते हैं। अच्छा, और ये वाली बात एक्सप्लेन कर ही दी अपन ने कि औसत वेग और ये। अब कई बार क्या होता है बच्चों कि इनका आपसे ये पूछा जाता है कि अनुपात बताओ, औसत वेग और औसत चाल का अनुपात बताओ। तो क्या आप लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते, बताइए मुझे। ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो मैं यही बता रहा हूं। तो चलिए, चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब पांचवें के बारे में बात करते हैं कि पांचवें में कई बार आपसे पूछा जाता है कि औसत वेग बटा में औसत चाल, औसत वेग बटा में औसत चाल और औसत वेग का परिमाण, ठीक है, यह किसके बराबर होगा, इसका मान किससे होगा। तो इसका मान एक से कम होगा। कैसे भाई, इसका मान एक से कम कैसे होगा भाई, तो सर सीधी सी बात है, औसत वेग और औसत चाल में से कौन बड़ा है, यहां से देखिए। तो सर औसत वेग और औसत चाल में से औसत चाल बड़ी है, तो इसको इसके भाग में लेके आएंगे, इसको इसके भाग में लेके आएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक से बड़ी चीज बच जाएगी, एक से बड़ी चीज बच जाएगी। तो भाई क्या करेंगे कि एक से बड़ी चीज बच जाएगी तो ये इसके भाग में आ जाएगी, ये इसके क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। यहां पर हम लोग लिख देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे मैं आपको बोलूं सीधा सा एक चीज यहां पर लिखूं कि आपको कोई बोले कि 4 और 5, तो सीधी सी बात है 5 बड़ा है, तो 4/5 क्या होगा, 4/5 क्या होगा, ये इसके भाग में आ गया, तो यहां कौन बचा, एक बचा, तो 4/5 जो है वो एक से छोटा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि औसत वेग और औसत चाल का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा। ये मोहित, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, औसत वेग और औसत चाल का अनुपात है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब सीधा सा होगा ना कि औसत वेग और औसत चाल में समय से समय हटा दो। तो यही चीज अगर आपसे कोई पूछ ले कि विस्थापन किसका, विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा, तो विस्थापन और दूरी का अनुपात भी क्या होगा, एक से छोटा या एक के बराबर, एक से छोटा या एक के बराबर। बताइए भाई, 5 नंबर रूल क्लियर है। 5 नंबर बात देख लो, क्वेश्चन आ जाते हैं यार ऐसे, और एकदम फर्जी फर्जी बातें हैं। ये क्या बात है, क्या बता रहा हूं, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है ये क्या चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, औसत चाल और औसत में से सीधी सी बात है, औसत चाल और औसत में, औसत वेग में कौन बड़ा, सर चाल बड़ी। तो चाल जब भाग में आ जाएगा तो सीधी सी बात है, जो उत्तर आएगा वो एक से छोटा होगा कि नहीं होगा। 4 और 5 में कौन बड़ा, सर 5 बड़ा। तो 5 जब भाग में चला जाएगा तो उत्तर 0.8 आता है, तो सीधी सी बात है ना, वो एक से छोटा है। तो यही बात यहां पर पूछी गई है, औसत वेग और औसत चाल में से कौन बड़ा, तो सर औसत वेग और औसत चाल में से कौन बड़ा, सर औसत चाल बड़ी। तो ये भाग में चला जाएगा तो एक से छोटा हो जाएगा। सेम चीज आप विस्थापन और दूरी के लिए लिख सकते हो। क्यों भाई, वेग को किससे परिभाषित किया, विस्थापन से, दूरी को किससे परिभाषित किया,
चाल को किससे परिभाषित किया? दूरी से। तो सीधा आंसर आ गया। तो ये 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। ये पांचों बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि एक समान गति का मतलब आपको क्या लिखना है? नियत वेग रखना है। अच्छा सर, ऑप्शन में नियत चाल आ जाए तो फिर नियत चाल को कट कर देना। फिर आप लोग क्या कर देना कि नहीं, मैं नियत वेग को ही लिखूंगा, केवल नियत चाल। यहां पे और क्लियर कर देते हैं, इसको ऑप्शन को और बना देता हूं, ध्यान से सुनो, आपका ऑप्शन ही क्लियर हो जाएगा। नियत केवल चाल हो, नियत केवल चाल है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन गलत। तो ऐसे ऑप्शन आ गए कि इसमें सर पहला सही होगा। नियत वेग रखना है, केवल चाल से काम नहीं चलेगा, केवल चाल से काम नहीं करेगा। वेग में चाल व दिशा दोनों होती है, वेग में चाल व दिशा दोनों होती है, तो चाल के साथ साथ दिशा भी नियत होनी चाहिए। नियत त्वरण नहीं सर, तो ये मतलब हो गया। ओके, तो ध्यान से आप लोगों को ये बातें बताई गई है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि औसत वेग अलग चीज है, औसत चाल अलग चीज है, बराबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सर यहां पर लिखा है, पहले को यहां एक्सप्लेन किया है कि औसत वेग हमेशा कभी एक जगह बराबर हो वो अलग चीज है, हमेशा बराबर नहीं होते हैं। तो ये औसत चाल वाला आ गया। हां, ताक्षणिक वेग का परिमाण हमेशा ताक्षणिक वेग के, ताक्षणिक चाल के बराबर रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें। एक समान गति का मतलब क्या होगा? एक समान, यानी एक समान, और गति को हम लोग वेग से रिलेट कर देंगे, तो सर ये एक समान वेग से चलेगा, ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आपके पास वेग की फिर से परिभाषा के बारे में पूछा गया है कि वेग के बारे में थोड़ा सा फिर से बताओ। तो सुनिए, आपने लिखा v बराबर dr/dt। ओके, हमने देखा बच्चों कि r क्या होता है? सर x i कैप, y j कैप और z k कैप। r क्या होता है? x i कैप, y j कैप और z k कैप, ठीक है। तो भाई सीधी सी कहानी है भाई, आप लोग को ये डिफरेंशिएट करना है, किसके लिए? इंस्टेंटेनियस के लिए, ताक्षणिक के लिए। तो डिफरेंशिएट करना है तो पहले x को टाइम के साथ कर दोगे, उसके आगे i कैप लगा देना। y को टाइम के साथ कर दोगे, उसके आगे j कैप लगा देना। और z को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे, उसके आगे k कैप लगा देना। इनका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि x वाला जब समय के साथ बदलता है तो वो x निर्देशांक बदल रहा है। अगर x निर्देशांक समय के साथ बदल रहा है, इसका मतलब x निर्देशांक में कुछ गति हो रही है, इसका मतलब कि ये x दिशा का वेग है। ओके, y निर्देशांक अगर समय के साथ बदले तो वो y दिशा का वेग हो गया। z निर्देशांक अगर समय के साथ बदले तो वो z दिशा का वेग हो गया। तो इस तरीके से vx के आगे i कैप, vy के आगे j कैप और vz के आगे k कैप, ये वेलोसिटी आ गई। कौन सी वेलोसिटी? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर आपको कोई बोले कि भाई मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, तो स्पीड के लिए क्या कर दोगे? इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर दोगे, इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर दोगे, यानी क्या आ जाएगा? रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। कहानी खत्म बच्चों। तो क्या करना है कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका पोजीशन वेक्टर को चेंज करना। किसके साथ? टाइम के साथ। पोजीशन वेक्टर में 3 कोऑर्डिनेट है, x y और z, तो तीनों को टाइम के साथ चेंज कर दिया। तो ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप। अगर x वाला चेंज हो रहा है तो x साइड की वेलोसिटी आएगी, y वाला चेंज हो रहा है तो y साइड की वेलोसिटी आएगी, z वाला चेंज हो रहा है तो z साइड की वेलोसिटी आएगी। तीनों चेंज हो रहे हैं तो तीनों साइड की आ जाएगी। ये आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको कोई बोले कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, किसी इंस्टेंट पर स्पीड बताओ, तो आप लोग ऐसे बता दोगे। कैसे? इसका मैग्नीट्यूड। तो यही तो बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। कैसे होता है? कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आ जाओ, थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो गई है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ध्यान से सुनना। एक कण XY तल में स्थिति इतने मीटर है। एक कण का, ध्यान से देखना, यहां पे क्वेश्चन में मैं सारी चीजें समझाऊंगा। एक कण है XY तल में जिसकी स्थिति ये दे रखा है। अब आप इसकी स्थिति को देखो पहले, क्या है? सर ये i कैप है और ये j कैप है, यानी ये x निर्देशांक और ये y निर्देशांक है। सर x निर्देशांक टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम की अलग अलग मान के साथ बदलेगा, बिल्कुल। y निर्देशांक भी बदल रहा है, बिल्कुल। तो सर x में भी दिशा में, x दिशा में भी वेग है और y दिशा में भी है। तो किसी क्षण t पर ताक्षणिक वेग व ताक्षणिक चाल ज्ञात करो। किसी क्षण t पर, किसी भी क्षण t पर ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल अपने को ज्ञात करनी है। तो चलिए भाई बच्चों, बता दीजिए क्या आएगा। तो v बराबर ताक्षणिक वेग आपको बताना है तो dr/dt। ओके, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है अपने को, पहले वेग। तो क्या आएगा dr/dt? तो सर x वाले को अलग से डिफरेंशिएट कर दो और y वाले को अलग से कर दो। x वाले को अलग से कर दो और y वाले को अलग से कर दो। पिछले पेज पर जो पढ़ा था वही बात है। तो d/dt ऑफ
एक्स वाले को क्या हो गया 3t², उसके आगे आई कैप लगा दिया। d/dt ऑफ वाई वाले का क्या हो गया 4t, उसके आगे जे कैप लगा दिया। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा। तो सर वेलोसिटी जो है 3t² का डिफरेंशिएशन, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन करने से ही आपका बिल्कुल आंसर आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने से भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, तो ये आगे आ गया। तो ये क्या हो गया सर 6t आई कैप, अच्छा, और 4t का क्या हो गया 4j कैप, ये मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस वेग। क्या आ गया, किसी इंस्टेंट का वेग। अब आपको कोई बोले कि इंस्टेंटेनियस चाल बताओ, तो चाल को कैसे बता दोगे? सर इसका मैग्नीट्यूड कर दो। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब 6t का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस चाल आ जाएगा। समझे बच्चों? इस तरीके से निकालना है। सुनिएगा बच्चों ध्यान से कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करने से हो गई, अच्छा, आई कैप और जे कैप के साथ में है तो। लेकिन अगर कोई बोले चाल बताना है तो ये आई कैप और जे कैप का सोल्व कर लेना। तो 6t का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पूरा सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि टाइम की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जिस टाइम पर पूछे, आपसे बोल दे t बराबर 2 पर बताओ, तो यहां पर टाइम की जगह 2 बता दो। आपसे कोई बोले कि t बराबर 3 पर बताओ ये, तो यहां पर टाइम की जगह 3 रख देना, आंसर आता रहेगा बच्चों। हाँ ना बोलिए भाई। और इसको √52 मत बोल देना, टाइम और ये अलग अलग है, जोड़ मत देना। ऐसा मत कर देना कि सर ये 16 है और ये 36 है, चलो √52, टाइम भी तो है ना साथ में, तो अलग अलग ही रखना, इनको अलग अलग ही रखना। ज्यादा से ज्यादा इसको इतना कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर 36t² प्लस 16, इसको ऐसा कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना बच्चों। हाँ ना बोलो भाई। क्या ऐसे में आगे क्वेश्चन दूं आप कर लोगे? ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग के ऐसे ही क्वेश्चन है, आगे कर लोगे भाई? हाँ ना बोलो कि ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग के ऐसे ही क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं, आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि सर चाल क्या है या वेग क्या है, तो आप बोलना कि चाल या वेग को मैं इतना ही परिभाषित करूंगा कि कोई अगर निर्देशांक बदल रहा है, कोई चीज चल रही है, तो उसके पास चाल है या वेग है। तो भी परिभाषित किसको करोगे? सर औसत चाल का और औसत वेग का, इंस्टेंटेनियस चाल का और इंस्टेंटेनियस वेग का। तो क्या करेंगे कि भाई औसत पूछे तो एक ही सूत्र, सीधा सा, औसत पूछे तो विस्थापन बटा में समय, और ताक्षणिक पूछे तो सर उसके परिवर्तन की दर, ताक्षणिक पूछे तो उसके परिवर्तन की दर। तो यहां से अपने को ताक्षणिक पूछा था तो उसके परिवर्तन की दर कर दी। चलिए आगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब अपन सरल रेखा पे बात करते हैं, सिर्फ एक्स, ठीक है ना। तो x बराबर t² माइनस 2t मीटर है, x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो जब x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, सुनना बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, और इस एक एग्जाम्पल से आपके सारे एग्जाम्पल क्लियर होंगे, सारे जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। तो सारे यहां पर फोकस करो, सब चीजों को समझना है। ओके, तो क्या बोला, एक कण x बराबर t² माइनस 2t मीटर, ये ऐसा इसका पोजीशन दे दिया, x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो प्रथम 3 सेकंड के लिए विस्थापन ज्ञात करो। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा पूछा है, प्रथम 3 सेकंड के लिए विस्थापन ज्ञात करो। फिर क्या पूछा है, प्रथम 3 सेकंड के लिए औसत वेग ज्ञात करो। फिर पूछा है t बराबर 0, t बराबर 2, t बराबर 3 सेकंड्स पर, t बराबर 3 सेकंड पर ताक्षणिक वेग ज्ञात करो, और वेग, जब वेग शून्य हो तो समय ज्ञात करो। ये वाली चीज आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, यहां से शुरू करते हैं। पहला x आपको दे रखा है क्या, t² माइनस 2t। सिर्फ x के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए कि y और z हम लोग 0 मान के चल रहे हैं, सरल रेखा में गति कर रहे हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि विस्थापन बताइए, तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि विस्थापन होता क्या है मेरा। तो विस्थापन होता है सर अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति स्थिति। ये तीन ही फॉर्मूले मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए हैं, मैंने डेफिनेशन बताई नहीं इन चीजों की कि आप डेफिनेशन की तरह याद करो, ये विस्थापन है, ये वेग है भाई, ये कहलाता है, ये कहलाता है, नहीं। आप सीधा याद रखो, विस्थापन का मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो आपको पूछा क्या है, पूरा डिटेल में बात करें तो सर विस्थापन पूछा है कहां से कहां तक का, प्रथम 3 सेकंड। प्रथम 3 का क्या मतलब होता है, प्रथम 3 का मतलब होता है सर कि प्रथम 3 का मतलब होता है t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 सेकंड तक। ये पहली 3 सेकंड है, t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 सेकंड। दीज आर फर्स्ट 3 सेकंड्स। ओके सर, अब इनमें विस्थापन निकालना है, बिल्कुल। तो विस्थापन की क्या परिभाषा बताई सर, उसमें बताया कि अंतिम r क्या है और प्रारंभिक r क्या है।
ओके, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यहां पर केवल एक्स है तो डेल्टा आर की जगह मैंने एक्स लिख दिया, केवल एक्स है तो डेल्टा आर की जगह एक्स लिख दिया। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल का मतलब जब टाइम में 3 रख देंगे या टाइम की जगह 3 रख देंगे वो फाइनल होगा, और टाइम की जगह 0 रख देंगे तो इनिशियल होगा, यानी x एट t इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स एट t इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाता है। अभी मैं बता रहा हूं, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करना, डायरेक्ट सोच लिया करो कि ऐसे टिक करना है। अभी मेरे को बताना है तो क्या है कि x में t की जगह 3 रखो और x में t की जगह 0 रखो, तो आपका डेल्टा x यानी विस्थापन कितना आया सर, x में t की जगह 3, ध्यान से सारे लोग देख लो, यहां पर t की जगह 3 रखूंगा तो क्या आएगा सर, t की जगह 3 रखूंगा तो 3 तिया 9 माइनस 6, तो आ गया सर t की जगह 3 रखा तो 9 माइनस 6, माइनस 0 रखा तो सर ये भी 0 ये भी 0, तो पूरा 0 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 3 मीटर। तो विस्थापन 3 मीटर आ गया। कुछ बच्चों ने एकदम परफेक्टली बताया है 3 मीटर आई कैप, बिल्कुल, लेकिन यहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो हमें पता ही है सर आई कैप में ही आएगा, इसलिए मैंने 3 मीटर लिखा है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में नहीं, सीधा मैग्नीट्यूड वाइज बता दिया। तो सिंगल पर जब चल रहे हो तो मैग्नीट्यूड वाइज आप बता सकते हो, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर आई कैप। ओके, 2 नंबर चीज आपसे क्या पूछी गई है, 2 नंबर चीज मुझसे पूछी गई है, औसत वेग बताओ, कहां से कहां तक वापस, कहां से कहां तक सर, प्रथम 3 सेकंड के लिए, तो औसत वेग t बराबर 0 से लेकर t बराबर 3 सेकंड तक। तो अब आपको वापस से सोचना क्या है, औसत का क्या परिभाषा बताइए, तो औसत वेग होता है सर विस्थापन बटा में समय, तो यहां पे विस्थापन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टाइम डेल्टा टी। तो प्रथम 3 सेकंड के लिए विस्थापन वापस से सोल्व करने की क्या जरूरत है, ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ही है, प्रथम 3 सेकंड के लिए विस्थापन सोल्व किया ही है, कितना आया था 3 मीटर, डिवाइडेड बाई टाइम क्या है वो तो सर दे ही रखा है, प्रथम 3 सेकंड, प्रथम 3 सेकंड यानी 3 सेकंड, तो आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड। आई कैप लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरे की बात करें, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है। तो अब दिमाग में क्लियर आ जाना चाहिए, ताक्षणिक वेग आते ही मेरे पास सबसे पहले दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सर dr बाई dt होना चाहिए, लेकिन यहां पर r की जगह x है तो सर dx बाई dt होना चाहिए। ताक्षणिक वेग का नाम सुनते ही मैंने क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन। ताक्षणिक वेग का नाम सुनते ही मैंने क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन। तो v बराबर dx बाई dt, तो d बाई dt ऑफ x, x क्या लिखा हुआ है सर, ये x तो ये है, ओके, t स्क्वायर माइनस 2t, ओके, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t माइनस 2t का क्या आ जाएगा 2। ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ताक्षणिक वेग। कौन सी जगह पर सर, हर जगह पर है, आप टाइम रखो और अपना उत्तर ले जाओ, जहां भी चाहो टाइम रखो और अपना उत्तर ले जाओ। तो पहला क्या पूछा है 0 पर, फिर क्या पूछा है 2 पर, फिर क्या पूछा है 3 पर। तो यहां पर v एट टी बराबर, सबस्क्रिप्ट में लिखना मतलब ये मान रखना है, तो v एट, इसको बोला जाता है v एट टी बराबर 0, यानी t बराबर 0 पे वेग क्या होगा, तो यहां पे टाइम की जगह 0 रख दो, तो टाइम की जगह 0 रखा तो 0 माइनस 2, तो आंसर आ गया माइनस 2 मीटर पर सेकंड। कितना, माइनस 2 मीटर पर सेकंड, यानी t बराबर 0 पे आपका आंसर है माइनस 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, दूसरा क्या है, v एट टी बराबर 2 सेकंड, तो t बराबर 2 सेकंड पे यहां टाइम की जगह 2 रख दो बच्चों, तो टाइम की जगह 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 यानी 2 मीटर पर सेकंड, प्लस में आ गया, बिल्कुल। तीसरा v एट t बराबर 3 सेकंड, कहां पर बच्चों, t बराबर 3 सेकंड पर, तो टाइम की जगह 3 रख दो, तो टाइम की जगह 3 रखा तो 3 2 ये कितना हो गया 6 माइनस 2 यानी 4 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया आपका तीसरे का। क्या आंसर आ गया, तीसरे का। चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया सर, जो चौथा क्वेश्चन है वो मेरा बोला गया है कि वह समय ज्ञात करो जब वेग शून्य हो। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया, वह समय ज्ञात करो जब वेग शून्य हो। तो वह समय ज्ञात करो जब वेग शून्य हो, तो आप पहले वेग लिखो। आपने वेग निकाला क्या, तो सर ये मेरा 2t माइनस 2 है। कौन सा, 2t माइनस 2 है, तो 2t माइनस 2 हो गया, तो वेग शून्य लिखा, तो 2t माइनस 2 बराबर शून्य, तो t बराबर क्या आ गया 1 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड पे। और केवल वेग कहीं लिखा हुआ हो बच्चों, तो उसका मतलब आपको समझना है ताक्षणिक वेग। क्या समझना है, ताक्षणिक। औसत अलग से लिखा हुआ होगा, केवल वेग कहीं लिखा हुआ हो तो आपको उसका मतलब क्या समझना है, ताक्षणिक वेग के बारे में बात की जा रही है। तो ये डिफरेंस है भाई, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये एवरेज होता है और ये ताक्षणिक होता है। केवल वेग लिखा होता है तो ताक्षणिक होता है, तो ये एवरेज और ये इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब बोलो भाई, क्लियर है? माइनस 2 4, 3 का स्क्वायर करना ही नहीं है बच्चे, 3 यहां पर रखना है, तो 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 2 है, तो 3 इंटू 2 6 होगा, ठीक है।
बिल्कुल बच्चों, तो सर सीधी सी बात है, हमें कोई औसत का पूछे तो हम बोल देंगे कुल विस्थापन डिवाइड बाई टाइम, ठीक है ना। और हमें कोई वेग, सीधा वेग बोल दे तो हमें दिमाग में आएगा ताक्षणिक पूछा है, ताक्षणिक पूछा है तो सर डिफरेंशिएट कर देंगे। बिल्कुल मत डरना यार, है ना। मैं बस ये इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि पूरा फिजिक्स इन पर चलेगा। अब आगे तो क्वेश्चन करने हैं अपने को, बस बेस एक बार मैंने विस्थापन और दूरी बता दी आपको क्लियर, उसके बाद में अपने 4-5 क्वेश्चन किए, आपने सब किए, तो मतलब बस बेस एक बार बन जाए तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, फिर सारी बातें हो जाती है। तो हमने वेग को, अगर मुझे पूछे ताक्षणिक बताना है तो मैंने वेलोसिटी को, इसको पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया और -2 का डिफरेंशिएशन -2t का -2 हो गया। अब ये वेग आ गया अपना। अब जहां आपको चाहिए, जिस जगह पर चाहिए वो टाइम रख दो। पहले t बराबर 0 रखा तो टाइम की जगह 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, तो -2 बच गया। टाइम की जगह 2 रख गया तो 2 दूनी 4 -2 यानी 2 बच गया। ओके, और टाइम की जगह 3 रख दिया तो 3 दूनी 6 -2 यानी 4 हो गया। अब चौथा क्वेश्चन भी इसी से है, चौथा क्वेश्चन भी इसी से है, क्या कि वेग कब शून्य होगा। वेग मतलब ताक्षणिक वेग, तो ताक्षणिक वेग कब शून्य होगा, तो सर ये वेग है। ओके, इसको मैंने वेग को शून्य के बराबर कर दिया, ठीक है। तो 2t - 2 बराबर 0, तो भाई सीधी सी बात है 2 को इस तरफ भेज दो तो 2t बराबर 2, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। t बराबर क्या आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। मैं ना चौथा यहां पर भी लिख देता हूं ना थोड़ा सा। ओके, फोर्थ वाला आपको मैं बता देता हूं कि फोर्थ वाले में मैंने क्या लिखा है कि सर वेग लिखा है मैंने 2t - 2 बराबर 0, ठीक है। तो 0 बराबर 2t - 2, तो भैया सीधी सी बात है t बराबर 1 सेकंड आंसर आएगा। ये छोटी सी इक्वेशन है। ओके ओके, ठीक है। और यहां पर प्लस और माइनस का क्या मतलब है पता है। प्लस का मतलब प्लस एक्स में, माइनस का मतलब माइनस एक्स में। क्यों, क्योंकि चल तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे रहे हैं, तो प्लस का मतलब प्लस एक्स में, माइनस का मतलब माइनस एक्स में। तो यहां पर जो -2 आया उसका मतलब क्या है कि कण जो है भाई साहब वो -x की तरफ जा रहा था, ठीक है ना। और प्लस में आया यानी उसकी +x की तरफ दिशा थी। यहां पर माइनस का मतलब ये है। ओके भाई बालको, आगे आ जाओ। एकदम फर्जी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। और बोला गया है एक कण था वो यहां से चला 3 मीटर, t बराबर 0 पे चला और यहां पे t बराबर 2 सेकंड पर पहुंच गया। t बराबर 2 सेकंड पर पहुंच गया यहां से यहां। तो आपसे पूछा है कि औसत वेग और औसत चाल बता दो। एकदम फर्जी सा क्वेश्चन, औसत वेग और औसत चाल बता दो, ठीक है ना। बच्चा 2t - 2 डिफरेंशिएशन करने से आया है, उसका अवकलन करना है, तो अवकलन पढ़ाया है, आप वहां से देख लीजिए, अवकलन बताया है उसको। ओके, ये एकदम फर्जी सा है। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर चाहिए कि आपको औसत वेग और औसत चाल के बारे में बताना है। तो इसका औसत वेग और इसका औसत चाल क्या आया, हाँ भाई बताइए। हाँ, तो क्या करोगे सर, पहला औसत वेग का तो मेरा सूत्र एक ही है, क्या कि सर विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। तो ये यहां से चला और यहां पहुंच गया, तो सर इसका विस्थापन हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। और समय कितना लगा, 2 सेकंड। कितना लगा, 2 सेकंड। और सर अगर बोला जाए औसत चाल, क्या पूछा जाए, औसत चाल, तो सर औसत चाल जो है मेरी वो होता है दूरी बटा में समय। क्या होता है, दूरी बटा में समय। और दूरी कितना है सर, दूरी 3 ऐसे चला और 4 ऐसे चला, 3 ऐसे चला और 4 ऐसे चला, तो 7 डिवाइड बाई टाइम 2, तो आंसर आ जाता है 3.5 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाता है, 3.5 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल बच्चों ने सही आंसर दिया है। और अगर कोई बोले कि सर औसत वेग का मैग्नीट्यूड बताओ, औसत वेग का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप लोग कर लोगे। इस 1/2 तो बाहर ले लिया, 1/2 तो बाहर ले लिया। 3 और 4 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी सीधा आंसर आ जाता है 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाता है, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो देख लीजिए औसत वेग का मैग्नीट्यूड 2.5 है, औसत चाल का 3.5 है, तो ये ज्यादा होता है, यहां पर दिख रहा है अपने को। और इनका कोई रिश्ता नहीं है वैसे कि भाई इससे यहां तक आ सकते हैं क्या सर, नहीं आ सकते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बताने के लिए एग्जांपल लिया गया है ताकि दिमाग में रहे। और बाकी सब बच्चों ने सही आंसर दिया है, कोई टेंशन नहीं है कि सर ये यहां से यहां गया है। तो औसत का तो मतलब ही एक है, औसत का तो मैं फॉर्मूला ही एक याद रखूंगा। अगर वेग पूछे तो विस्थापन बटा में समय, चाल पूछे तो दूरी बटा में समय। और बिल्कुल सब लोगों ने यही बोला विस्थापन। अब कोई ये पूछ ले विस्थापन कैसे निकाला है, 50 क्वेश्चन कर लिया इस चीज पे, तो सर विस्थापन ये है बटा में समय।
अच्छा, औसत चाल, दूरी ये है, बटा में समय। तो ये कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस एक चीज बताने के लिए क्वेश्चन किया है, आपको बताने के लिए कि देख लीजिए औसत वेग का परिमाण जो है वो औसत चाल से कम आ रहा है, और यही मैं बताने के लिए कर रहा था। चलिए आ जाइए, आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, और ये आपको होमवर्क की फॉर्म में मिलेगा। सुन लीजिए ध्यान से, सबको करके लाना है। आपको बोला है एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहा है। क्या चल रहा है सर? एक्स बराबर है टी क्यूब माइनस 2t। क्या है? टी क्यूब माइनस 2t। और एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो क्वेश्चन, प्रथम 4 सेकंड के लिए विस्थापन, फिर क्या बोला है? प्रथम 3 सेकंड के लिए औसत वेग। ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन मैंने बदल दिया, पिछली बार की तरह नहीं है। विस्थापन मैंने 4 सेकंड के लिए पूछा है, तो औसत वेग 3 सेकंड के लिए पूछा है। तो इसमें जो विस्थापन चाहिएगा वो वापस से निकालना, इसमें जो विस्थापन चाहिएगा वो वापस से निकालना, ठीक है ना। फिर क्या बोला कि 2 और 4 सेकंड पर ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है, और फिर पूछा है कि जब वेग का मान शून्य होगा तो समय ज्ञात करना है। ये चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं बच्चों, और इन चारों क्वेश्चन का होमवर्क करके लाना। तो आज को आपने आज क्या सीखा उस पूरे का सार मिल जाएगा, कि आज सर हमने ये वाला सीखा है, तो उसका पूरे का सार मिल जाएगा। कल हम लोग औसत वेग और इसके आगे क्वेश्चन करने और त्वरण भी पढ़ना है, ठीक है ना। तीन प्लस चार ये किया है ना मैंने, 3 + 4, ये यहां पर 3.5 किया तो है। हाँ, ये पहले वाले जैसा ही है, ये होमवर्क कर देना ना, ठीक है ना। ओके, तो ये रामरतन ये किया तो है ना भाई, 3 + 4/7, ये 3.5 तो किया है मैंने, कहां गलत किया है? आंसर ही दे दिया बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो ये इसमें है। ओके, देखो भाई, ये जो चीजें हैं ये इतनी आसान सी है, आपको इसमें है ना। देखो कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल सिखा देते हैं हम, न्यूमेरिकल आप कर लेते हो। मैं जो ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना, ये साथ वाली, कि भाई ये क्या है, ये जो कहानी मैंने यहां पर सुनाई ये वाली, तो ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर गलत दे के आते हो, बस ऐसे क्वेश्चन के आंसर गलत दे के आते हो। ये सीख लेते हो, ये तो सबने सही किया है, ये करके लेके आओगे सब सही, ठीक है ना। लेकिन ये जो है, आप ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर गलत करते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए ये पॉइंट्स मैं साथ साथ बता देता हूं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए भाई बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को ये करना है। ओके, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही है, ये होमवर्क आपको करके लेके आना है, ठीक है। और फिर से मैं बता देता हूं कि थोड़े थोड़े काफी सुधार है आप लोगों में। अब कमेंट्स करना कम किया है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े कमेंट्स कम करो। 3 + 4 7 कैसे हुआ, ऐसे वाली जो चीजें हैं वो हमें क्या करनी है, थोड़ी इग्नोर करनी है, और लिखते रहना है भाई, साथ साथ करोगे तभी तो होगा, ठीक है ना। तो ओके बच्चों, तो इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।